कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता विद बायोलॉजी। अच्छा, अब यहाँ पर हम आज जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली एक मेटाबॉलिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स। ये जनरल एक रिव्यू ले रहे हैं हम ग्लाइकोलिसिस का, दैट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू पायरुवेट। ठीक है, तो ये बेसिकली बेटा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से कंसर्न है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का फर्स्ट सेगमेंट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज ग्लाइकोलिसिस। ये एक जर्नल पाथवे है, एक जर्नल मेटाबॉलिज्म है। नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, जो भी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब के सब ब्रेक होकर सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं और फिर वो सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूल्स इनडायरेक्टली डायरेक्टली एसिटाइल कोए बनाते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में फिर एंटर होते हैं और फिर फर्दर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो कैटाबॉलिज्म लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जनरेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी की प्रोडक्शन करवाता है। इसका बिल्कुल अपोजिट है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज कन्फाइंड टू द यूजेज ऑफ एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, माइक्रोमर्ज या मोनोमर्ज मिलकर पॉलीमर और मैक्रोमर बनाते हैं। तो इट इज द एनर्जी यूटिलाइजिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है रिगार्डिंग ग्लाइकोलिसिस और द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फर्स्टली जो ग्लूकोज है उसकी एंट्री किसके थ्रू होती है? ये आपके सामने मुख्तलिफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं। ठीक है, GLUT1, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5 and 7। अच्छा, इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग है वो है 4, जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो कंसर्न है किसके साथ? एडिपोसाइट्स के साथ और स्केलेटल मसल्स के साथ। ये डिपेंडेंट होते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा, यहीं पे एक एमसीक्यू भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं, और वो एमसीक्यू जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि जितने भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हम पढ़ते हैं, ये सारे के सारे सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, एक्सेप्ट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 के। वो यूनिपोर्ट मूवमेंट करवाता है, यूनिपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाता है। ठीक है, बाकी जितने भी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी लिखे हुए, वो सारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर याद रखिएगा सोडियम डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, 4 मैंने आपसे कहा इंसुलिन से कंसर्न है, ये याद रखिएगा, क्योंकि वो एडिपोसाइट्स और स्केलेटल मसल से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे हम एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस अ मेटाबॉलिक पाथवे दैट कन्वर्ट्स वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, एक सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स जनरेट करेगा। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, फर्स्टली दे हैव टू एंटर इनटू ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। Glycolysis or glycolysis, basically it is also known as Embden-Marhouf-Paranis pathway। ये 3 साइंटिस्ट हैं, इनके अपने अपने रोल थे इस ग्लाइकोलिसिस से कंसर्न। मायरहूफ जो साइंटिस्ट हैं, इन नोबेल प्राइज भी मिला था। एरोबिक जो अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लाइकोलिसिस जो है, इसको हम मेजर 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं, एरोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक विच रिक्वायर्स ऑक्सीजन, विच डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, और जो एनारोबिक है वो विदाउट ऑक्सीजन होता है। फिर एनारोबिक में हम 2 कैटेगरीज देखते हैं, एक नॉर्मल सेल और एक हम देखेंगे आरबीसी में, क्योंकि जो रेड ब्लड कैप्सूल है आरबीसीज हैं, आरबीसीज में डिफरेंट एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है एज कंपेयर टू द मसल एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। ये आपने जहन में रखना है, उसमें एनर्जी प्रोडक्शन में भी डिफरेंस होगा, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो anaerobic glycolysis converted glucose into pyruvate in the just opposite to the aerobic. Anaerobic glycolysis convert glucose into lactate. Glycolysis एक ग्रीक वर्ड है जो ग्लाइकिस, जिसका मतलब होता है स्वीट, और लाइसिस कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ अ स्वीट मॉलिक्यूल। So glycolysis that convert glucose into pyruvate एक 10-step biochemical process है जो normally साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में होता है,
और इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, एरोबिक में 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के मिलते हैं। ये एक एनर्जी प्रोडक्शन का एक रिक्वायरमेंट दी हुई है। इसमें टोटल जो नेट एटीपी मिलते हैं ऑन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन दैट इज 2, अदरवाइज इट इज 4, 2 यूटिलाइज हो जाते हैं तो 2 नेट प्रोडक्शन होते हैं। लेकिन बात याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। NADH 2 NADH मिलते हैं और आपको याद होगा कि एक NADH जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3 ATPs जनरेट करता है। ये एक जनरल रिव्यू है, इसमें आप देखें ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हुआ, यहाँ के जो NADH इसको अलग कर दिया, फिर पायरुवेट ऑक्सीडेशन के थ्रू एसिटाइल कोए में चेंज हुआ, वो चला गया क्रेब्स साइकिल में। इन सब से जितने NADH FADH मिले वो सब चले गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और जो राइट साइड पर ATPs लिखे हैं, दीज आर सबस्ट्रेट लेवल ATP प्रोडक्शन। सबस्ट्रेट लेवल का मतलब है डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ ATP, जबकि ऑक्सीडेटिव लेवल वो जो आपके साथ लिखा है NADH आपके लेफ्ट पर, NADH FADH याद रखिएगा, ये ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। इसमें पूरा रिएक्शन होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का और फिर ये ATP को जनरेट करेगा। ये वही चीज इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बताई है, किस तरह से कैरियर्स लेके जाते हैं और ATP सिंथेज के थ्रू फिर वो ATP प्रोड्यूस करते हैं। हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ, स्टेप्स ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। सो फर्स्ट स्टेप, द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेप, ग्लूकोज क्या होगा, सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा। दिस इज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। याद रखिएगा यहाँ पर 2 एंजाइम एक्ट करते हैं, वन इज ग्लूकोकाइनेज, अनदर इज हेक्सोकाइनेज। अच्छा, ये काइनेज है क्योंकि ये ATP को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये ATP से फॉस्फेट लेते हैं और ADP में उसे कन्वर्ट कर देते हैं और इस फॉस्फेट को अटैच कर देते हैं विद द ग्लूकोज एट 6 कार्बन। रूल क्या कहता है, जब भी आप ग्लूकोज को अटैच करोगे तो फर्स्टली 6 पर होगा, देन फर्स्ट पर होगा। लेकिन जब आप उसे ब्रेक करोगे तो पहले फर्स्ट का ब्रेक करोगे, फिर 6 का ब्रेक करोगे। ग्लूकोकाइनेज याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आइलेट्स ऑफ लैंगरहॉर्न सेल्स में होते हैं। ठीक है, इसको आपने याद रखना है कि बेसिकली लिवर और आइलेट्स ऑफ लैंगरहॉर्न में होते हैं, जबकि हेक्सोकाइनेज जो है सारे के सारे बाकी सेल्स के अंदर ये मौजूद होता है। तो यहाँ पे ये अब सवाल ये पैदा होता है, इसे फॉस्फोराइलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसे फॉस्फोराइलेट इसलिए करते हैं कि ग्लूकोज वरना यहाँ से बाहर आ जाएगा, यानी सेल से बाहर आ जाएगा, तो उसको सेल के अंदर ट्रैप करने के लिए फॉस्फोराइलेशन की जाती है। उस पर आ जाता है चार्ज नेगेटिव और अब वो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड को क्रॉस नहीं कर सकता। तो फर्स्ट है ट्रैपिंग ऑफ द ग्लूकोज दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। समझ आई यहाँ तक बात। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, यहीं से इसी पॉइंट को लेके इसको हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट फेज है ग्लाइकोलिसिस का, वो एनर्जी इन्वेस्टमेंट, इसमें एनर्जी यूज होती है। तो इसमें ग्लूकोज फॉस्फोराइलेट हुआ, आपने ADP को यूज किया और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर के थ्रू आया। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट है ATP की, इसको नाम देते हैं प्राइमिंग। क्या नाम देते हैं? प्राइमिंग। सो इन्वेस्टमेंट ऑफ एन ATP हियर इज टर्म्ड एज प्राइमिंग। एंजाइम मैंने आपसे कहा हेक्सोकाइनेज और ग्लूको। अच्छा, ग्लूकोकाइनेज को एक और नाम देते हैं हेक्सोकाइनेज D या टाइप 4 हेक्सोकाइनेज। ये इसके मुख्तलिफ नेम्स हैं। हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज का ये एक डिफरेंस है। इसकी साइट क्या है? ये सारे टिश्यूज में, वो हेपेटोसाइट और पैनक्रियास के आइलेट सेल्स में है। काइनेटिक्स की अगर बात करें तो हेक्सोकाइनेज हैज लो Km वैल्यू, लो मैक्सिमम वेलोसिटी, Vmax और Km इसका लो होगा, जबकि ग्लूकोकाइनेज का हाई होगा। लेकिन हेक्सोकाइनेज का लो होने की वजह से जो एफिनिटी है विद द ग्लूकोज वो टाइटली होगा। रेगुलेशन इसकी क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसका एक्टिवेटर है और जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो उसका एक्टिवेटर है। इसी तरह से याद रखिएगा कि हेक्सोकाइनेज कितना ही ग्लूकोज लेवल कम हो ये एक्ट कर सकता है, जबकि जो ग्लूकोकाइनेज है उसके साथ एक थोड़ा सा इशू ये है, जब तक ब्लड में 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज नहीं होगा या उससे ज़्यादा नहीं होगा, ग्लूकोकाइनेज एक्ट नहीं करेगा। यह आपने याद रखना है।
सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हुआ। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपना आइसोमर बनाएगा जिसको हम कहते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम का नाम आप सिंपल याद रखें, आइसोमेरेज। असल में ये वाला जो प्रोसेस है, एंजाइम का जो पूरा नाम लिखा है, ये रिएक्शन की बेसिस पर होता है। रिएक्शन में क्या किया है आपने फॉस्फोहेक्सोज यानी 6 कार्बन के साथ फॉस्फोरिलेशन की है, और फॉस्फोहेक्सोज मॉलिक्यूल है, और आपने इसमें प्रोसेस किया है आइसोमेराइजेशन का। सो इट इज फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज, या सिंपल आपसे कहेंगे आइसोमेरेज। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं अल्डो कीटो आइसोमेराइजेशन। ये एरो आपको बता रहा है कि इट इज रिवर्सिबल। थर्ड स्टेप में क्या होगा, आपके पास था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं, और इस एंजाइम को दैट इज PFK1 फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, इसको रेट लिमिटिंग एंजाइम भी कहा जाता है। रेट लिमिटिंग स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, नॉर्मली इरिवर्सिबल होता है। यहां पर ATP से एक और ATP देखें आप यूज हुआ, अभी तक आप ATP को यूज कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो आप अभी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ATP को आपने एक और को यूज किया, और यहाँ बैरल फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज याद रखिएगा। अगर बॉडी के अंदर ATP बहुत ज्यादा है, सिट्रेट बहुत ज्यादा है, तो अगर ATP ज्यादा है तो क्या जरूरत पड़ी है कि आप ग्लाइकोलिसिस करो, एनर्जी लो, तो ये याद रखिएगा, ये इसका इनहिबिटर है। इसके बिल्कुल अपोजिट अगर AMP हो, ठीक है, अगर ADP हो या 2,6 बिसफॉस्फेट हो, तो ये एक्टिवेटर्स होते हैं फ्रक्टोज इस PFK1 के, यानी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के। फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि यही फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट अब 2 ट्रायोज मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगा। पहला कहलाएगा फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दूसरा एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3, ठीक है। यहां पर एंजाइम होगा अल्डोलेज, या इसको हम कहें बिसफॉस्फो अल्डोलेज, ठीक है। अच्छा, ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन डैप है, ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा स्टेबल मॉलिक्यूल में फॉस्फोग्लाइसरल अल्डिहाइड। अब जो फोर्थ स्टेप के बाद हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, ये 2 मॉलिक्यूल्स के होंगे, यानी हम लिखेंगे सिंगल लेकिन होंगे 2 मॉलिक्यूल्स के। देखें फिफ्थ स्टेप में आपके पास है फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, तो यहाँ पर एक नहीं 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड व्हिच इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, ये चेंज होगा इनटू 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो फॉस्फेट यूज हो रहा है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, जो कि साइटोसोल से लिया गया है। एंजाइम का नाम है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज जब भी आएगा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो हमेशा NAD को NADH में कन्वर्ट करेगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा, रिडक्शन का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर देखें आपको एक नहीं बल्कि 2 NADH मिले, क्योंकि 2 आपके पास फॉस्फोग्लाइसरल अल्डिहाइड चेंज हुए हैं 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में। 6th स्टेप में क्या होगा कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट जो कि इरिवर्सिबल होगा बनाएगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, 8 फॉस्फेट यहाँ पर with the help of an enzyme phosphoglycerate kinase convert होगा into ATP में। Now अब जो था इन्वेस्टमेंट की जगह अब एनर्जी प्रोडक्शन वाला प्रोसेस शुरू हो गया। अब एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होगी। 7th स्टेप में यही 3 फॉस्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होगा into 2 फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर by the help of an enzyme phosphoglycerate mutase, ठीक है। 8th स्टेप में क्या होगा, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट ये चेंज हो जाएगा इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनोलेज। यहाँ पे MCQ याद रखिएगा कि फ्लोराइड जो है, फ्लोराइड आयन बेसिकली वो इनहिबिटर है इनोलेज एंजाइम का। तो 2 फॉस्फोग्लाइसरेट ये चेंज हो गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब हम चलेंगे अपने लास्ट स्टेप की तरफ। लास्ट स्टेप एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में, उसमें क्या होता है कि ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है चेंज हो जाएगा इनटू पायरुवेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम पायरुवेट काइनेज। काइनेज आ गया है, इसका मतलब है ATP या तो यूज होगा या ATP जनरेट होगा। यहाँ पे ATP जनरेट होता है, ADP ATP में कन्वर्ट हो जाता है।
इट इज सेकेंड रेट लिमिटिंग एंजाइम। ये रेगुलेशन है ग्लाइकोलिसिस की। व्हाट आर द रेगुलेशन? तो याद रखिएगा 3 इरिवर्सिबल काइनेजेस थे, 3 इरिवर्सिबल एंजाइम्स थे, स्टेप्स थे, जहां जो कि एक में उसमें एंजाइम यूज हुआ था हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, एक में यूज हुआ था पीएफके और एक में यूज हुआ था पायरुवेट काइनेज जिसको हम PFK2 भी कहते हैं। तो ये 3 एंजाइम है जो कि रेगुलेट करते हैं ग्लाइकोलिसिस को। ये आपके सामने जो स्लाइड है, स्लाइड में आपको क्लेरिफाई होगा कि ग्लाइकोलिसिस में एनर्जी किस तरह से मिलती है और कौन कौन से मिलती है। पहले हम बात करते हैं एरोबिक की। एरोबिक को अगर आप देखो तो यहाँ पर ATP प्रोड्यूस हो रहा है, इसको आप गौर करें। ATP देखें, सबस्ट्रेट लेवल पर आपको 2 ATP मिले 2 मुख्तलिफ रिएक्शंस में, क्योंकि 2 फॉस्फोग्लाइसरल अल्डिहाइड बने थे तो 4 ATP आपके प्रोड्यूस हुए। ऑक्सीडेटिव लेवल पर 2 NADH मिले थे तो 2 × 3 = 6, टोटल हुए हमारे पास 10। याद रखने वाला पॉइंट ये है कि 2 आप फर्स्ट में कंज्यूम कर लेते, एक ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करने के लिए और एक फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाने के लिए। तो 2 ATP आपने इस्तेमाल किए, टोटल 10 थे, 2 माइनस हुए, तो नेट गेन इन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस इज अप्रोक्सीमेटली 8 ATPs। अगर यही अच्छा 10th स्टेप जो कि एनारोबिक में होता है, उसमें क्या होता है कि पायरुवेट चेंज हो जाता है इनटू लैक्टेट। ये याद रखने वाला पॉइंट है, एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। यहां पे इंटरेस्टिंग बात ये, अब 2 पायरुवेट है तो 2 लैक्टेट बनेंगे और यहां पर 2 NADH यूज हो रहे हैं। जो 2 NADH हमें एरोबिक में मिले थे वो दोनों एनारोबिक में यहां पे यूज हो जाते हैं, तो अब ये हमें लॉस हुआ। अगर इसकी एनर्जी प्रोडक्शन देखें, अब देखिए सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल पर है 4 ATP मिले, क्योंकि जो ऑक्सीडेटिव लेवल पर NADH था वो यूज हो गया जब पायरुवेट चेंज हुआ लैक्टेट के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस व्हिच इज सीन इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट RBC, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 4 ATP टोटल बने, 4 में से 2 कंज्यूम हो गए, सो वी हैव गॉट 2 नेट ATP इन एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। लैक्टेट हमने पढ़ा है जी, लैक्टेट अगर मसल्स में इंक्रीज हो जाए तो मसल क्रैम्प्स करवा देता है, ब्लड में अगर इंक्रीज हो जाए तो लैक्टिक एसिडोसिस करवा देता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इस लैक्टेट को खत्म कौन करता है? ऑक्सीजन। इसको फिर हम रेस्ट करेंगे, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर होगी, उस ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। याद रखिएगा, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक लैक्टिक एसिड इनटू मसल्स इन मसल्स इज टर्म्ड एज ऑक्सीजन डेप्थ। अब यहां पे याद रखने वाला पॉइंट देखें, जब ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट चेंज हो जाता 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में, यहाँ ATP बनता था। RBC में क्या होता है, इधर शंटिंग होती है, RBC में इधर शंटिंग होती है क्योंकि उसके पास ये एंजाइम नहीं होता। अब ये क्या करता है कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट को पहले चेंज करता है 2,3-BPG। इसको हम कहते हैं क्या, 2,3-BPG, दैट इज 2,3 फॉस्फोग्लाइसरेट। फिर वो चेंज होगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में और ये फॉस्फेट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिलीज हो जाएगा। याद रखिएगा, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में ये ATP 2 जो मिलने थे ये भी हमें नहीं मिलते, तो इसका नेट प्रोडक्शन होता है, याद रखिएगा, 0। अब 3 आपके पास ग्लाइकोलिसिस हो गए। पहला नॉर्मल विच इज एरोबिक, उसमें आपका नेट गेन था 8। फिर उसके बाद है एनारोबिक, एनारोबिक में अंदर आपको मिले थे टोटल 2। ठीक है, टोटल उसमें आपको 2 मिले थे। और जो लास्ट आपके पास है विच इज एनारोबिक इन RBC, इसमें आपको जो नेट ATP है दैट इज 0। ये हेक्सोकाइनेज के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हेल्प करता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज में। इनहिबिट कब होगा? ठीक है, कब होगा? जब बहुत सारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो क्या जरूरत पड़ी एंजाइम काम करे। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये दूसरा मेजर हमारे पास रेगुलेटरी एंजाइम था। रेट लिमिटिंग स्टेप भी है, फर्स्ट रेट लिमिटिंग स्टेप भी है। इसकी एलोस्टेरिक रेगुलेटरी एंजाइम, सो इट इज एन एलोस्टेरिक रेगुलेटरी एंजाइम। ये बेसिकली चेक करता है एनर्जी लेवल को। अगर इसका लेवल इंक्रीज है इसका मतलब है बॉडी के अंदर एनर्जी कम है। अगर PFK1 कम है इसका मतलब है बॉडी में एनर्जी है। याद रखने वाले पॉइंट है।
इनहिबिटर, देखें यहाँ पर वही बात आ गई, एटीपी है, सिट्रेट है, बहुत एनर्जी है, तो ये इनहिबिट हो जाएगा। और अगर नहीं तो इसका अपोजिट, याद रखिएगा, वो एनर्जी फिर कम होगी। एडीपी हो बॉडी में या एएमपी हो तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक्टिवेट हो जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट द पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज याद रखिएगा, ये वो स्टेप था जो अगर आपको याद हो फॉस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में चेंज करता था। एलोस्टेरिक एक टेट्रामेरिक मॉलिक्यूल है, इसका इनहिबिटर वही सेम, अगर एटीपी बॉडी के अंदर है, एसिटाइल कोए है, फैटी एसिड्स है, अल्टरनेटिव पाथवेज मौजूद हैं, तो ये इनहिबिट रहेगा। लेकिन अगर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है तो याद रखिएगा ये इसको एक्टिवेट करता है। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर द ग्लाइकोलाइसिस। इससे रिलेटेड कोई बात, कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इससे रिलेटेड कोई बात आप समझते हो आपको पूछनी चाहिए, आप ज़रूर मुझसे पूछें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक से मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।